द ग्रेट डिप्रेशन, इतिहास का इतना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी थी। चारों तरफ बंद पड़ी फैक्ट्रीज, 4-4 घंटे फ्री डेडलाइन में खड़े भूख से तड़पते हुए लोग, नौकरी के लिए तरस रहे 2 करोड़ से भी ज़्यादा बेरोजगार लोग, कंगाल हो चुकी बैंक्स और लाचारी का ऐसा मंजर जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन आखिर कैसे हुई थी द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत? क्यों कहा जाता है 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन यानी ब्लैक ट्यूसडे? अमेरिका से शुरू होकर ये महामंदी पूरी दुनिया में कैसे फैली और क्या है ग्रेट डिप्रेशन की वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से कनेक्शन? जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के इतिहास के इस सबसे बुरे दौर की कहानी इस रोंगटे खड़े करने वाली डॉक्यूमेंट्री में। समय वर्ल्ड वार 1, ओवर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूएसए। साल था 1914। एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच शुरू हुई जंग की चिंगारी पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। धीरे धीरे रसिया, फ्रांस और यूरोप जैसे महाशक्तिशाली देश इस वार में हिस्सा लेने लगे और वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई। युद्ध के चपेट में आए यूरोप और उसके गुलाम देशों में इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, जिससे यूरोप को ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और पावरफुल वेपन्स की जरूरत पड़ने लगी, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिका यूरोप को आर्म्स, फूड आइटम्स और हर जरूरी चीज सप्लाई करने लगा। अगर हम यूएस के एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट्स का ग्राफ देखें, 1915 और 1916 में आया पीक साफ साफ नजर आता है। इसी वजह से अमेरिका के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ने लगे, कंपनीज हद से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लगी और एक तरह से वर्ल्ड वार 1 अमेरिका की इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड बन गया। द रोरिंग 20s ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका में जमकर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने कई डूबती हुई यूरोपियन कंट्रीज को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन भी दिया था, जिसका हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर इंटरेस्ट आता था। जंग से खूब पैसा कमाने वाला अमेरिकन्स ने व्हीकल्स खरीदना शुरू किया, जिससे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ने लगा। दूसरी तरफ रेडियो, सिनेमा, साउंड मूवीज और टेलीविजन जैसी न्यू इंडस्ट्रीज भी टेक एडवांसमेंट होने लगी थी। देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, अमेरिका नए एयरक्राफ्ट बना रहा था और इन सभी कारणों की वजह से 1920 से 1928 के बीच अमेरिका की जीडीपी 4.7% के रेट से बढ़ी और नेशनल वेल्थ डबल हो गई। मिलियंस ऑफ न्यू जॉब क्रिएट हुआ और अमेरिका में एक लार्ज मिडिल क्लास का जन्म हुआ। इसी वजह से 1920 से 1928 के दौर को रोरिंग 20s नाम दिया गया। द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। एक तरह से वर्ल्ड वार 1 के बाद अमेरिकन्स के पास काफी सरप्लस कैश था, जिसका फायदा वहां के स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक्स ने उठाया। उन्होंने अर्ली 1920s के हाई स्टॉक मार्केट्स रिटर्न दिखाकर अमेरिकन्स को मिडिल क्लास से रिच बनाने के सपने दिखाए और उनका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवा दिया। एक सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर तक हर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपने घर बेचकर भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के इतने ज्यादा पैसे मार्केट में आ चुके थे कि शेयर्स की प्राइस तेजी से बढ़ने लगी और हर महीने मार्केट नया हाई बना रहा था और स्टॉक मार्केट बूम देखा गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि एक्सेसिव सरप्लस होने की वजह से स्टॉक प्राइसेस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कई गुना बढ़ गए थे, यानी कंपनी की अर्निंग और स्टॉक प्राइसेस में रात दिन का फर्क आ चुका था। अब धीरे धीरे वर्ल्ड वार 1 का इफेक्ट खत्म हो रहा था। यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे, लोगों की सेविंग खत्म हो गई थी, इसलिए अमेरिकन मार्केट में भी मंदी आने लगी थी। इसी वजह से कंपनीज अपने स्टॉक को क्लियर कराने के लिए उसे लो प्राइस में डंप करने लगी, जिससे उनको भारी नुकसान होने लगा और इसका सीधा इफेक्ट उनके शेयर्स पर दिखने लगा। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच डर का माहौल फैलने लगा था, मार्केट में बायर्स कम होने लगे थे और ये एक तरह से बड़े तूफान के पहले का सन्नाटा था। ब्लैक ट्यूसडे, द वॉल स्ट्रीट क्रैश। साल 1929 की शुरुआत में कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंपनीज का हाल बेहाल देखते हुए पैनिक सेलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन बायर्स 9 के बराबर थे। इसी वजह से 25 मार्च 1929 के दिन यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके इस पैनिक सिचुएशन को हैंडल किया गया। मगर इसी के साथ यूएस स्टॉक मार्केट ने मंदी के दौर में दस्तक दे दी थी। घबराए हुए रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स मार्केट प्राइस से भी कम में बेचना शुरू कर दिया था और फिर आया वो दिन जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक महामंदी को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
है 29 अक्टूबर 1929 की, जिसके एक महीने पहले 29 सितंबर के दिन से ही अमेरिका के स्टॉक मार्केट ने एक निगेटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि मार्केट में असली पैनिक सेलिंग 24 अक्टूबर के दिन शुरू हुआ, जब सिर्फ एक दिन में 12.9 मिलियन स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुआ और मार्केट 6% गिर गया, और इस दिन को ब्लैक ट्यूजडे कहा जाता है। इसके 3 दिन बाद 28 अक्टूबर मंडे के दिन यूएस का डो जोन्स फिर से 12.8% गिरा, जिससे हर तरफ डर का माहौल फैलने लगा। फिर 29 अक्टूबर 1929 को मार्केट में पैनिक सेलिंग की वजह से 16 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिससे 12% क्रैश के साथ पूरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ही कोलैप्स हो गया और अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन के दौर में ऑफिशियली एंट्री कर ली, और इस दिन को ब्लैक ट्यूजडे के नाम से जाना जाता है। समय 1929 से 1932, वर्स्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। रोडिंग 20s के पीरियड में बैंक्स ने भी लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराने के लिए काफी लोन्स दिए थे, लेकिन अक्टूबर 1929 के क्रैश के बाद मार्केट में लोग घाटे में शेयर्स बेचने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर उसके बावजूद बायर्स की काफी कमी थी। इसी वजह से सिटीजन्स बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे, जिससे बैंक्स लॉस में जाने लगे। इस बात की खबर फैलते ही जिन लोगों ने बैंक्स में अपने पैसे रखे थे वो उन पैसों को निकालने लगे, मगर बैंक के पास पैसे थे ही नहीं तो देते क्या। ऐसी कई बैंक्स ने खुद को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया, जिससे अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंक्स में जमा करके रखने वाले लोग भी कंगाल हो गए। 1929 से 1933 के बीच अमेरिका में 9,000 बैंक्स खुद डूबने के साथ डिपोजिटर्स के $7 बिलियन को भी ले डूबी, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से $128 बिलियन है। अब धीरे धीरे अमेरिका का हालत और ज्यादा बिगड़ने लगा, क्योंकि कई कंपनीज में प्रोडक्ट्स का भरकर स्टॉक पड़ा था, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कस्टमर्स नहीं थे। इसलिए इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, जिससे एक साथ लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 1932 में अमेरिका में 4 में से 1 वर्कर अनएम्प्लॉयड थे, और बाकी 3 वर्कर्स को भी इतनी सैलरी तक नहीं मिल पाती थी कि वो अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी खिला पाए। 1933 आते आते अमेरिका में 12.83 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज तैयार स्टॉक को कम प्राइस में बेचने की कोशिश करने लगी, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस की रफ्तार और तेज हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले रॉकेट की रफ्तार से उड़ रहा यूएस का स्टॉक मार्केट 1929 से 1933 के बीच 90% फॉल हुआ, यानी जिस शेयर की वैल्यू $250 थी वो गिरकर $25 तक पहुंच गई थी। जब यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने लोगों को इतना बुरा हाल देखा तो उन्होंने बाहरी देशों से आने वाले सामानों पर हाई इंपोर्ट लगा दिया और एक लिमिट तय कर दी। अमेरिका को देखते हुए बाकी देशों ने भी ऐसा ही किया, जिसका सबसे बुरा असर वर्ल्ड वार की वजह से बर्बाद हो चुकी यूरोपियन कंट्रीज पर पड़ा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बिजनेस शट डाउन होने की वजह से गवर्नमेंट के पास हेवी लोन्स की इंटरेस्ट को चुकाने के लिए पैसा आना बंद हो गया। साथ ही सिटीजन्स को खाने के 2 निवालों के लिए ही तरस रहे थे, तो वो क्या ही टैक्स देते। ऐसे में कई यूरोपियन देश दिवालिया हो गए। यूरोपियन बैंक क्राइसिस इन 1931 एंड वर्ल्ड वार 2 कनेक्शन। दोस्तों, उस वक्त यूरोपियन कंट्री जर्मनी को कई फॉरेन कैपिटलिस्ट ने लोन दे रखा था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के वक्त उन्होंने जर्मन बैंक से अपना 5 करोड़ पाउंड्स का लोन वापस ले लिया, जिससे बैंक में पैसों की तंगी होने लगी, जो देखते हुए कई बड़े जर्मन बिजनेसमैन भी बैंक से अपने पैसे निकाल रहे थे, जिस वजह से काफी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और मिडिल क्लास लोग भी अपनी सेविंग निकालने के लिए बैंक्स के सामने भीड़ लगाकर खड़े होने लगे। ऐसे में गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिए, जिससे काफी लोग कंगाल हो गए और जर्मनी में 61 लाख वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी। इसी क्राइसिस में जर्मनी में नाजी पार्टी का राइज हुआ था, जिसने 1933 में जर्मनी को अपने कब्जे में ले लिया और खुद को बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी फैलाया। अगले 6 सालों में हिटलर ने खुद को काफी पावरफुल बना लिया, जबकि बाकी कंट्रीज डिप्रेशन से लड़ने में लगी हुई थी। और 1 सितंबर 1939 के दिन पोलैंड पर हमला करके नाजी आर्मी ने वर्ल्ड वार 2 की यूरोपियन फेज की शुरुआत कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के पीछे भी ग्रेट डिप्रेशन का ही हाथ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। अमेरिका और जर्मनी जैसा ही सिमिलर किस्सा ब्रिटेन समेत दर्जनों देशों में हुई और वहां की बैंक्स भी बंद हो गई और वर्ल्ड इकोनॉमी 30% तक गिर गई। इस तरह अमेरिका से निकले ग्रेट डिप्रेशन ने 4 सालों में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को पैरालाइज्ड कर दिया। लोगों का हाल इतना बुरा था कि वो अपने घर बेचकर अपनी गाड़ी और सड़कों पर रहने लगे थे। बताया जाता है कि उस वक्त अमेरिका में कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फ्री ब्रेड और सूप बांटा करती थी और लोग सिर्फ एक ब्रेड के लिए 4-4 घंटों तक लाइन में लगे रहते थे। द न्यू डील प्रोग्राम। साल
1933 में 32वें प्रेसिडेंट बैंकर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में कदम रखा और यूएस को ग्रेट डिप्रेशन से निकालने के लिए कई कदम उठाए। इस इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम को न्यू डील के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1930 से पहले अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कराना गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं था, इसलिए सबसे पहले रोजवेल्ट ने इकोनॉमी को अपने हाथ में लेने की बात रखी ताकि बड़े इकोनॉमिक फॉल या राइज को कंट्रोल किया जा सके। जिसके बाद न्यू डील के अंदर में कई फेडरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाए गए जिनका मकसद लोगों की सफरिंग को कम कराना, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कराना और इकोनॉमी को पॉजिटिव ट्रैक पर लाना था। इस प्रोग्राम में इमरजेंसी बैंकिंग बिल, द ग्लास स्टेगल एक्ट, द फार्म क्रेडिट एक्ट, द नेशनल इंडस्ट्री रिकवरी एक्ट और द ट्रूथ इन सिक्योरिटी एक्ट जैसे कई इंपॉर्टेंट बिल्स शामिल थे। गवर्नमेंट की इस पहल और अमेरिकन्स ने भी भरोसा दिखाया और बैंक से अपनी सेविंग पैनिक में निकालना बंद किया। साथ ही जिनके पास पैसे थे उन्होंने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना शुरू किया और इंडस्ट्रीज को फंडिंग मिलते ही ऑपरेशंस एक बार फिर शुरू हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस न्यू डील को 3 आर्स में बांटा था, जिसमें पहला आर था रिलीफ प्रोग्राम्स, जिसमें गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए कई रिलीफ प्रोग्राम्स शामिल थे। दूसरा आर था रिकवरी प्रोग्राम्स, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन के लिए ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को जनरेट करना था ताकि इकोनॉमी में पॉजिटिव बूस्ट आए। जबकि तीसरा आर था रिफॉर्म, जिसमें स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एस्टेब्लिश की गई, जिससे आने वाले समय में ऐसी कंडीशन को पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सके। इस तरह 1933 से 1938 तक प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की गवर्नमेंट ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे ग्रेट डिप्रेशन का असर खत्म होने लगा, अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने लगी। दूसरी तरफ बाकी देश भी धीरे धीरे इस महामंदी से उबरने लगे और दुनिया भर के देशों की गवर्नमेंट्स के भी इन्हीं कड़े कदमों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस तो आया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जैसा नहीं। वेल फ्रेंड्स, अगर हम रिसेंट कंडीशंस पर फोकस करें तो एक तरफ रसिया और नाटो के बीच टेंशन चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन वार की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट में आग की तरफ फैल रही है। कई कंट्रीज का एक्सपोर्ट रेट काफी बंद हो चुका है और स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स ओवर प्राइस होने लगे हैं। ये सभी फैक्टर्स 1920 में भी ग्रेट डिप्रेशन से पहले देखे गए थे। तो क्या भविष्य में फिर एक बार भयंकर मंदी आ सकती है? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।